हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हिंदी व्याकरण में आपने एक विषय हमसे कहा था कि मैम ये शब्द शक्ति का जो विषय है ना, ये पहेली बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम उस पहेली को सुलझा देते हैं। ये जो शब्द शक्ति का विषय है, ठीक है ना, इसकी शक्ति हम ग्रहण कर लेंगे कि पेपर में जब भी ये क्वेश्चन आए हम अच्छे से सॉल्व कर सकें। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, चाहे आप क्वालिफाइंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक सबके लिए महत्वपूर्ण है। ओके, बाकी हम आपको क्वेश्चंस के लेवल दिखाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाएंगे, उससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि ये टॉपिक में क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, क्या क्या चीज समझने वाली है। ओके, सभी बच्चे तैयार हैं? चलिए फिर तो सेशन प्रारंभ करते हैं। जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। और जब तक हम सेशन स्टार्ट करते हैं, एक बार एक क्वेश्चन जो हमने आपसे कल पूछा था पदबंध उपवाक्य का। वैसे फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी है, कल बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि मैम फाइनली पदबंध उपवाक्य की ये जो पहेली थी वो सुलझ गई। तो अगर जिन बच्चों को ये संज्ञा ये और पदबंध उपवाक्य ये सब चीजें समझ में आ गई हैं, जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। और इसका उत्तर क्या आएगा? अतुल सबसे पहले आपका उत्तर आया, पिंकी वेरी गुड, पूजा, रेशम जी, दीक्षा वेरी गुड। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले तो सर्वनाम उपवाक्य नाम की कोई चीज ही नहीं होती। उपवाक्य होते ही 3 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले बी ऑप्शन को कर दीजिए एलिमिनेट। दिमाग में ये जो चीजें है ना, जो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते, उन्हें खत्म करिए पहले फटाफट। अब जैसे ही मुर्गे ने बांग दी, सभी उठ खड़े हुए। तो सभी कब उठ खड़े हुए, कब, टाइमिंग बताई गई है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण, ये देखिए, तो कालवाचक क्रिया विशेषण होने के कारण क्रिया विशेषण उपवाक्य। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आना था। वेरी गुड, बस इतनी सी पहेली है। चलिए फिर, तो अब वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको टीचिंग परीक्षा का कोई भी कोर्स चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन आई नहीं है लेकिन आ सकती है, और हो सकता है कि सिर्फ 2 हफ्ते पहले आए कि भाई नोटिफिकेशन आए और पता चले 2 हफ्ते बाद पेपर है। तो भाई उसके लिए तैयार रहना है। तो इसलिए टीचिंग परीक्षा का जो कोर्स है फ्रेंड्स, 65% डिस्काउंट है और उसका कूपन कोड है लक्ष्य 65। ओके, चलिए तो फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड्स, चाहे आपका यूपी लैंग्वेज टीचर का पेपर है, चाहे आपका केवीएस का पेपर है, चाहे सुपर टेट, बीपीएससी, कोई भी पेपर है, हाँ सिर्फ एक सीटेट ऐसा पेपर है जिसमें शब्द शक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ सीटेट, सीटेट को छोड़कर कोई भी पेपर है, किसी भी लेवल का है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले बीपीएससी की ना एक पंक्ति आई थी फ्रेंड्स, ये आपको काव्य रस का प्रश्न आया था। ये थर्राती है वसुधा सारी, है आसमान तड़तड़ा रहा, अरिदल पर कूद पड़ूं उड़कर मैं, रोम रोम फड़फड़ा रहा। अब आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब है? सभी बच्चे एक बार अपने माइंड में सोचेंगे। अगर कोई लिखना चाहता है लिख लीजिए कि इन पंक्तियों का मतलब निकल क्या रहा है। कि जो वसुधा है, वसुधा का मतलब क्या होता है? धरती। तो धरती थर्रा रही है, मतलब वाकई में धरती कंपकपा रही है। सोचिए जरा सारे बच्चे। भवानी का पुल्लिंग होगा भव, हम कहते हैं ना भव, तो भव भवानी। ओके, भव आएगा फ्रेंड्स, जो शिवजी जी का पर्यायवाची है भव, भव भव। आप कह रहे हैं कि मैम जो पेपर है वो आपका इलेक्शन से पहले होगा या बाद में? फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है, पहले होने के अपने फायदे हैं, बाद में होने के अपने फायदे हैं, तो वो कभी भी हो सकता है, उसके लिए अभी कोई, ठीक है ना, एक पॉसिबिलिटी पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने गुण पूछा ही नहीं फ्रेंड्स, मैंने गुण पूछा ही नहीं, मैंने यहाँ पे अर्थ पूछा है। आज हम शब्द शक्ति कर रहे हैं, शब्द शक्ति में मुझे गुण से कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, ओज गुणों, माधुर्य गुणों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अर्थ से महत्व है, ठीक है ना, अर्थ से मतलब है मुझे। अब देखिए जी, वैसे पल्लवी आपका उत्तर सही है, रस बता दिया, गुण बता दिया, लेकिन अर्थ नहीं बताया। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या है, अब यहाँ पे पंक्ति थी कि थर्राती है वसुधा, वसुधा मतलब धरती वो थर्रा रही। अब एक्चुअल में क्या जमीन थरथराती है? नहीं, इसका प्रत्यक्ष अर्थ नहीं था, इसका सीधा अर्थ नहीं था। अच्छा, ऐसा भी कुछ है कि आपके लिए कोई और अर्थ निकलेगा, मेरे लिए कोई और अर्थ निकलेगा, उसके लिए कोई और अर्थ निकलेगा। आप अपनी मम्मी को बुला के देख लीजिए, वो समझ जाएंगी इसका मतलब यह कि भाई भयानक दृश्य है। पापा को बुला के देख लीजिए, सहेली को बुला के देख लीजिए, किसी को भी बुला के देख लीजिए, सबको पता है कि इस पंक्ति का मतलब यह है कि दृश्य भयानक है, जो धरती है वो सच में नहीं कांप रही। इसका मतलब कि एक अप्रत्यक्ष अर्थ है जो सभी के लिए समान है, इनडायरेक्ट मीनिंग होते हुए भी सबके लिए समान है। इसका मतलब यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है। अब हमें यही देखना है कि जो पंक्ति है उसका सबके लिए एक ही मतलब निकल रहा है, सबके लिए अलग अलग मतलब निकल रहा है, सीधा मतलब निकल रहा है या टेढ़ा मतलब निकल रहा है। यही सारी चीजें अगर आप समझ जाएंगे, शब्द शक्ति में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए फिर
अब पेपर में क्वेश्चंस आते कैसे हैं, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन आपको पीआरटी में आ सकता है, पीआरटी में भी आ सकता है, क्वालिफाइंग में भी आ सकता है। एक बार उत्तर दीजिए, सारे बच्चे पढ़िए। वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात सांकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे क्या कहा जाता है? सारे बच्चे बताइए। देखिए उत्तर आ भी गया, वेरी वेल डन। यहां पर अभिधा आएगा, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, कि जहां पे मुख्य अर्थ, कि जो शब्द का मुख्य अर्थ है वही उसका एक्चुअल मीनिंग भी है, वो आपकी अभिधा है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर परिभाषा पता है तो फिर पंक्तियां समझने में मुश्किल क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि हमने दिमाग में हवा बनाया हुआ है कि चीज मुश्किल ही है। नहीं है मुश्किल फ्रेंड्स, कल पदबंध उपवाक्य हो गया ना, आज शब्द शक्ति भी हो जाएगा। बिल्कुल सही, आगे देखिए। अब ये भी आपका पीआरटी क्वालिफाइंग लेवल का क्वेश्चन है। जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध ना हो तब उसका बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? सभी बच्चे बताएंगे। हाँ जी, ट्राई करेंगे फ्रेंड्स। सभी बच्चे प्लीज देखिए कि अगर वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों से ही अर्थ ना निकले तो फिर कौन सी शब्द शक्ति होगी? तब होगी व्यंजना। वेरी गुड, क्योंकि वाच्यार्थ किस में आता है? अभिधा में। लक्ष्यार्थ किस में आता है? लक्षणा में। लेकिन व्यंजना में क्या आता है? अन्यार्थ। अन्यार्थ आता है या व्यंग्यार्थ आता है? अन्यार्थ या व्यंग्यार्थ। अब ये क्या चीजें होती है ये हम आपको भी टेबल में बताएंगे। तो बिल्कुल सही। अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन अब आपका 6 to 8 या 9 to 10 लेवल का है। 6 to 8 या 9 to 10 के लेवल का ऐसा क्वेश्चन आपको पीआरटी में नहीं आएगा। ये मैं आपको अभी से बता रही हूं कि इस लेवल का क्वेश्चन आपको पीआरटी में नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या है? आपको पंक्तियां दी गई हैं। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। अब यहां पर कौन सी शब्द शक्ति है बताइए जरा। और वैसे अलंकार कौन सा है फ्रेंड्स, जरा जल्दी से बताइए। 11th-12th में क्या आएगा? 11th-12th में बस ये वाली पंक्तियां थोड़ी और मुश्किल आ जाएंगी, नहीं तो ये भी 11th-12th में भी आएगा। आप बताइए 11th-12th में और क्या आ सकता है? यही आ सकता है ना कि या तो जैसे पीछे परिभाषा वाला प्रश्न था, या इसी को थोड़ी सी और कठिन पंक्ति करके दे दी। जैसे कबीर जी के जो दोहे होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट भी होते हैं, रहीम जी या रसखान जी की पंक्तियां वो थोड़ी ज्यादा कठिन होती हैं, तो आपको पेपर में वैसा आ जाएगा। इतना सा अंतर है। अब मानवीकरण, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, मानवीकरण भी है आपका, उपमा भी है, दोनों ही है। तो यहाँ पे मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी, शाम को एक परी बताया गया कि वो आसमान से उतर रही है। अब सब इसका मतलब समझ गए हैं कि शाम की सुंदरता का वर्णन है, इसलिए यहां पर आपकी लक्षणा शब्द शक्ति है। एज सिंपल एज दैट। और अब जैसा आपने कहा मैम 11th-12th में कैसा क्वेश्चन आएगा, तो फ्रेंड्स ये जो लेवल का क्वेश्चन है ये आपका 9 to 10th लेवल का और 11 to 12th लेवल का क्वेश्चन है कि शाब्दी व्यंजना कहां होती है। ट्राई कीजिए सारे बच्चे। और मैं जानती हूं कि अभी आप कह रहे होंगे कि मैम अभी थ्योरी तो करवाई नहीं क्वेश्चन पहले, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आपको पता चलता है कि किन चीजों पे फोकस करना है और किन चीजों पर फोकस नहीं करना है। ट्राई कीजिए सारे बच्चे, ठीक है। आप कह रहे हैं मानवीकरण में तो लक्षणा होती है, तो हमने भी तो लक्षणा ही चूज की है। ये देखिए पीछे हमने लक्षणा शब्द शक्ति ही चूज की है फ्रेंड्स, हमने और कोई चूज नहीं किया, हमने लक्षणा ही चूज की है। और आप चिंता मत कीजिए, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे एक एक करके। अगला यहाँ पर कि शाब्दी व्यंजना कहाँ होती है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे डी ऑप्शन कह रहे हैं, जैसा कि टिक मार्क है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब देखिए, जहां एकार्थक और अनेकार्थक दोनों तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है ना, वैसे आप एक बार को कर सकते हैं, बट स्टिल शाब्दी व्यंजना में होता है जहां पे अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन, जहां पे अनेकार्थी शब्दों का, जो एकार्थी है ना फ्रेंड्स, ये आपकी व्यंजना में आ जाएगी, व्यंजना में, केवल व्यंजना। लेकिन जैसे जहां पे एकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है वो आर्थी व्यंजना है, आर्थी व्यंजना। लेकिन शाब्दी व्यंजना की मुख्य बात ही यही है कि वहां पे अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग होता है, और इसीलिए जहां पर आपका वक्रोक्ति अलंकार या श्लेष अलंकार होता है वहां पर आपकी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ये एक बहुत अच्छी पहचान है। जैसे मानवीकरण में हमेशा लक्षणा है, वैसे ही श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार में हमेशा आपकी व्यंजना शब्द शक्ति आएगी। ओके, क्लियर है सभी का? तो यहाँ पे सी आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं आएगा। ओके, चलिए आगे देखिए। अब आ जाते हैं थ्योरी पर। तो फ्रेंड्स, जितने बच्चों ने जस्ट अभी अभी ज्वाइन किया है, आप मान के चलिए कि सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, आपको टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। तो शब्द शक्ति, इसका मतलब क्या है? शब्द की शक्ति।
तो शब्द क्या होता है, अगर आपके सामने कोई शब्द रख दिया जाए, हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। अब वो अर्थ कैसा अर्थ है, डायरेक्ट मीनिंग है, इनडायरेक्ट मीनिंग है, वही उस शब्द की शक्ति है। तो परिभाषा क्या है, दिए गए शब्द से जो भी अर्थ समझा जाए, या फिर शब्द की अभिव्यंजक शक्ति, कि शब्द से जैसा भी अर्थ निकल सकता है वही उसकी शक्ति है। अब जैसा मैंने आपको कहा कि शब्द का कार्य क्या होता है, अर्थबोध करवाना। अगर मैं पंक्ति कहूं कि अरे भाई आज तो चांद जमीन पर उतर आया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि चांद वाकई में जमीन पर उतर आया। इसका मतलब ये है कि मैं किसी की तारीफ कर रही हूँ कि भाई आज तो कोई सुंदर सा व्यक्ति जो है, चाहे नर हो चाहे स्त्री हो, ठीक है ना, वो आई है। तो इसलिए तो यहाँ पर क्या है कि अर्थबोध करवाना। अब हर शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, ये भी हमें पता है, लेकिन संदर्भ के अनुसार भी अर्थ होता है, ये भी हमें जानना है। जैसे चांद का मतलब एक तो मून होता ही होता है, दूसरा चांद हम एक सुंदर व्यक्ति को भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ओके, अब तो शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं फ्रेंड्स, ये आपका क्वालिफाइंग पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर में आपसे सीधे पूछा जा सकता है शब्द शक्ति के कुल कितने प्रकार होते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति के कुल कितने प्रकार होते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे क्वालिफाइंग में भी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल सही 3 है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। वैसे एक चौथी शब्द शक्ति भी थी, तात्पर्य, जिसका संबंध वाक्य से था। ये कुमारिल भट्ट ने, ठीक है ना, मतलब सजेस्ट की थी कुमारिल भट्ट ने कि तात्पर्य नाम की चौथी शब्द शक्ति। तो ये आपको साहित्य में, काव्य शास्त्र में स्पेशली एसचेट और बीएसएस चैट में पूछा जा सकता है। ओके, तो खैर मेन आपके ये 3 ही हैं। अब सबसे पहले तो सारे बच्चे इस चार्ट का ना स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस चार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी बच्चे, जिससे आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ आएंगी। जब भी स्क्रीनशॉट ले लें हैंड रेज कर दीजिए, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। धर्मेश सबसे पहले आपका आया, सुधा वेरी गुड जी। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति का मतलब है सीधी बात, नो बकवास। ये मैं पहले भी कर चुकी हूँ, ठीक है ना, मतलब बकवास नहीं कर चुकी, बता चुकी हूँ कि जहां पे दिए गए वाक्य का बिल्कुल वही मतलब है। अगर मैं कह रही हूँ कि भाई अब सुबह हो गई जल्दी से उठ जाओ, तो इसका वही मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाक्य का एक ही सीधा अर्थ, और वो सभी के लिए समान होगा, सभी के लिए सेम मीनिंग होगा। कि अगर मैंने कहा है कि भाई आज अमावस्या है, तो सबके लिए ठीक है, वो आज अमावस्या है, डन, फाइनल है। और जैसे उदाहरण क्या है, काली घटा का घमंड घटा। हाँ, यहाँ पे यमक अलंकार है, और बहुत जगह आप ये पढ़ते हैं कि यमक अलंकार में हमेशा विदा होती है। मैं कहूंगी एटलीस्ट इस चीज का रट्टा मत मारिए, क्योंकि कभी कभी संदर्भ के अनुसार अर्थ बदल जाता है। तो काली घटा का घमंड घटा, कि जो काले बादल थे उसका घमंड घट गया। तो इसलिए इस वाक्य का बिल्कुल सेम ही मीनिंग है। तो इसलिए ये आपकी अभिधा शब्द शक्ति है, इसका कोई और अर्थ नहीं निकल सकता। उसी प्रकार लक्षणा, लक्षणा क्या होता है कि मुझे ना इसके लक्षण अच्छे नहीं लग रहे तो लक्षणा होता है कि इनडायरेक्ट वे में, कि बात वाक्य का एक ही भिन्न अर्थ है, कि वाक्य का कुछ और अर्थ है, जैसे अन्योक्ति अलंकार में होता है, लेकिन वो सब समझ गए। कि अगर मैंने कहा कि भाई इसके ना क्या कहते हैं कि पूत के पांव तो ना पाले में नजर आ जाते हैं, इसके लक्षण तो हमें बचपन में ही दिख गए थे, मतलब इस प्रकार से। तो पूत के पांव पाले में नजर आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे के पैर पाले में नजर आ जाते हैं, वो सबको नजर आते हैं। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के गुणों की पहचान बचपन से ही हो जाती है, या होनी प्रारंभ हो जाती है। तो एक बात को सबने समझ लिया कि हाँ इनडायरेक्ट वे में बात बोली गई थी, और सबने एक ही अर्थ लिया, समान अर्थ। जैसे कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। आजकल तो भाई मानसून चल रहा है, जो ना किसी की मानता है ना किसी की सुनता है, बरसता रहता है। तो मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मानवीकरण अलंकार है। तो मेघ वैसे तो बन ठन के नहीं आएंगे ना, इसका मतलब ये आकाश में सारे काले बादल छा गए हैं। इनडायरेक्ट बात थी, लेकिन सबने समझ ली, इसे कहते हैं लक्षणा। और लास्ट में आती है आपकी व्यंजना। व्यंजना का मतलब है बस। अब इसको कई लोगों ने बहुत बेकार कहा है, लेकिन कई लोगों ने बहुत उत्तम भी कहा है। व्यंजना का मतलब होता है सारे अपने अपने मतलब से निकाल रहे हैं, ये भिन्न, वाक्य के भिन्न भिन्न अर्थ। मैंने कुछ और लिया, उस व्यक्ति ने कोई और अर्थ लिया, इस व्यक्ति ने कोई और अर्थ लिया, और जहां पे श्लेष और वक्रोक्ति आ गए, ठीक है ना, वहां पे व्यंजना। तो ये देखिए, जैसे कि यह एक नई सुबह है, ठीक है ना, मैंने एक वाक्य बोला यह एक नई सुबह है, तो हो सकता है कि मैंने जर्नली बोला कि भाई चलो अब नया दिन निकल गया। दूसरा व्यक्ति कह रहे मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है,
ठीक है ना। तीसरा व्यक्ति ये कह रहा है अरे अरे मैं तो एक्सीडेंट से बचा, अब तो मेरी जिंदगी में अब खुशियां आएंगी, इस प्रकार से। तो इस वाक्य को सब अपने अपने अर्थ में लेंगे। ओके, तो बस इतना सा है आपका कि अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ना, फिर प्रकार अभी बात की बात है। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो ना जो प्रकार होते हैं उनके ऊपर दौड़ पड़ते हैं, पहले बेसिक चीज समझते ही नहीं है। तो जब बेसिक चीज समझेंगे ही नहीं तो प्रकार कैसे आएंगे। ओके, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताइए प्लीज। यहां तक किसी भी प्रकार की समस्या, और कोई भी काव्य पंक्ति में अगर आपको डाउट लगे, आप वो काव्य पंक्ति भी यहां पर शेयर कर सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अब अगला देखिए। अब जैसे यहां पर आपके पास 5 वाक्य हैं, जल्दी से बताइए किस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, फटाफट देखते हैं कितना समझ में आया है। 5 वाक्य हैं, सब में कौन कौन सी शब्द शक्ति है। लहरें व्योम चूमती उठती, उधो जोग जोग हम नाही, नवजीवन दो घनश्याम हमें, सोना पहनकर हमें सोना नहीं है, हम मेरे भीतर के ज्वालामुखी को शांत करो। सभी बच्चे ट्राई करेंगे प्लीज। हाँ जी, उत्तर दिया। अभी तक 2 पे ही पहुंचे हैं, आराम से करिए। और अच्छा, अलंकार पहचान सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात होगी, अलंकार ट्राई कीजिए पहचानने का साथ साथ। लहरें व्योम चूमती उठती, यानी लहरें आसमान को छू रही हैं, ये क्या है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। अब लहरें आसमान चूम रही हैं, ये इसका सीधा सीधा अर्थ नहीं है कि लहरें वाकई में आसमान को नहीं छुएंगी, आसमान तो शून्य है, उसका तो कोई एंड है ही नहीं। लेकिन इसका मतलब है कि लहरें बहुत ऊंची उठ रही हैं, सब इसको एक ही अर्थ में लेंगे। तो ये क्या है आपकी लक्षणा। खैर बाकी ट्राई कीजिए भी, पहले पूरा ध्यान से। ओहो, 5वें तक पहुंच गए, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं, अगला है उधो जोग जोग हम नाही, यमक अलंकार है। इसका मतलब क्या है, एक जोग का मतलब है योग, यानी कि साधना, तपस्या, सेवा। और योग जोग मतलब है योग्य, उस लायक नहीं है, कैपेबल नहीं है, कि हम साधना करने के योग्य नहीं हैं। अब इस पंक्ति का एक ही अर्थ है, तो ये क्या है आपकी अभिधा। उसी प्रकार नवजीवन दो घनश्याम हमें, अब घनश्याम ये क्या है आपका अनेकार्थी शब्द, ठीक है ना। और ये क्या है आपका श्लेष अलंकार। नवजीवन दो घनश्याम हमें, कोई व्यक्ति इसे ईश्वर के रूप में ले रहा है, कोई व्यक्ति इसे काले बादलों के रूप में ले रहा है, तो सबके अपने अपने मतलब हो सकते हैं। यहां पर आएगी आपकी व्यंजना। अगला देखिए, सोना पहनकर हमें सोना नहीं है, यानी गोल्ड पहनकर हमें मतलब सोना नहीं है, स्लीप नहीं करना है। तो यहां पर बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है, यहां पर आपकी अभिधा शब्द शक्ति। और फिर मेरे भीतर के ज्वालामुखी को शांत करो, आपके मन में कोई वाकई में ज्वालामुखी फट रहा है क्या, नहीं ना। यहां पे ज्वालामुखी का मतलब है क्रोध, ऑब्वियसली क्रोध है, उत्तेजना है, ठीक है ना, विचलित हो रहे हैं आप, तो ये क्या आएगी आपकी लक्षणा। अब जितने बच्चों के पांचों सही हैं, जल्दी से जरा यहाँ पे अपना हैंड रेस कर दीजिए, देखें कितने बच्चों के सारे सही थे, फटाफट। और मतलब ईमानदारी से जिसके सारे सही हैं। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, 5 में से 4 सही है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, वेरी वेल डन। अगर 4 भी सही है पूजा, बहुत अच्छी बात है। सीमा 4 सही है, 3 सही है आपके, सुधा वेरी गुड। चलिए, तो अब बाकी जो गलत होंगे वो हम ठीक करवा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस करने से क्या होता है ना, थोड़ा क्लैरिटी मिलती है। अब जैसे कहते हैं ना, शब्द शक्ति के फ्रेंड्स स्टेप्स होते हैं। अब अगर किसी बच्चे को ज्यादा ही मुश्किल लगता है, तो अगर उसने इतना भी पढ़ लिया ना, तो एक तरह से शब्द शक्ति आपका कंप्लीट बेसिक लेवल के लिए। अब आते हैं आगे। अब जैसे कि 6-7 क्वेश्चन करते हैं। किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है, शब्द की सबसे पहली शक्ति क्या होती है। शब्द की सबसे पहली शक्ति क्या होती है, वो होती है अभिधा, कि जो उसका डायरेक्ट मीनिंग निकल रहा है,
पहले तो हम यही देखेंगे ना कि जो पंक्ति लिखी हुई है उसका अर्थ क्या निकल रहा है। हाँ, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए तब जाकर हम सोचते हैं कि कुछ और सोचना है, तो ये आपकी अभिधा आएगी। अगला, जलता है यह जीवन पतंग, कौन सी शब्द शक्ति है? जलता है यह जीवन पतंग। आराध्या, अगर आपका सही नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जिन बच्चों को शब्द शक्ति बिल्कुल भी नहीं आता, वो मान के चलिए कि आज आप एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको क्या करना है, दिए गए वाक्य का अर्थ ही तो समझना है ना, तो बिल्कुल नया विषय समझकर इसे ट्राई कीजिए जी। तो अब यहां पर क्या है, जलता है यह जीवन पतंग। यहां पे पतंग का मतलब है सूर्य, कि जैसे सूर्य जलता है वैसे मेरा जो जीवन है वो भी जल रहा है। अब जीवन एक्चुअल में नहीं जल रहा, जीवन के जलने का मतलब है कि जीवन में बहुत कठिनाइयां आ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं, तो वो आपका आएगा लक्षणा। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन, क्योंकि जीवन वास्तव में जल थोड़ी ना रहा है, जीवन कोई वैसे देखने वाली चीज थोड़ी ना है, जीवन तो जिया जाता है, वो एक आपका विचार है, भाव है, तो वो जल रहा है, यानी कि आपके जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो ये लक्षण आएगी। अगला, पानी बीच मीन प्यासी, कौन सी शब्द शक्ति आएगी? रूपक अलंकार, बिल्कुल सही वंदना जी, पीछे आपका रूपक अलंकार था, तो देखिए साथ साथ हमारे अलंकार भी रिवाइज हो रहे हैं, शब्द शक्ति तो हो ही रही है, अलंकार भी रिवाइज हो रहे हैं। आई गेस बीच में थोड़ा बहुत अटक रहा है फ्रेंड्स, वो कभी कभी क्या है देखिए, मतलब इतनी मतलब बाहर मौसम खराब है तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। हाँ जी, पानी बीच मीन प्यासी, इसका मतलब क्या, पानी के बीच रहकर मछली प्यासी रह गई, ठीक है, इसका एक मतलब हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी तो है ना कि जैसे इतनी तैयारी करने के बावजूद भी पेपर डिले हो गया, कि मतलब बिल्कुल पेपर के पास आ गए थे लेकिन पेपर डिले हो गया, तो आपके संदर्भ में भी हो सकता है। फिर जैसे इसका वो मतलब था जो कि एक्चुअल में लिखा गया था कि कृष्ण की सहेलियां कृष्ण के प्रेम से वंचित हैं, गोपियां, तो ये उस अर्थ में भी था, तो सारे इसको अपने अपने अर्थ में ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है आपकी व्यंजना, पानी बीच मीन प्यासी, और ये क्या था आपका विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार, इसका मतलब क्या होता है कि कारण होते हुए भी काम नहीं हो पाया, पानी के होते हुए भी मछली प्यासी रह गई, विशेषोक्ति अलंकार, जो विभावना अलंकार का विपरीत है। आगे देखिए, मेरे मन के मीत मनोहर तुम हो प्रियवर मेरे सहचर, जल्दी से बता दीजिए कौन सी शब्द शक्ति है, क्योंकि क्या होगा ना कि अगर हम आसान प्रश्नों से प्रारंभ करेंगे तभी जाकर हम प्रकार जो है वो समझ पाएंगे। अच्छा, प्रश्न में समस्या होती है कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कल इसी समय 3 बजे सेशन जो होगा उसमें लिखा होगा केवीएस, लेकिन उसमें ग्रामर का मतलब हम पूरा मॉक टेस्ट पेपर करेंगे, तो वो जो सेशन है वो सबके लिए यूजफुल है। ग्रामर के ही क्वेश्चंस करने हैं, उसमें हम अलंकार के भी क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम शब्द शक्ति के भी 2-3 प्रश्न कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से जो केवीएस में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपके ये संधि समास के आते हैं, पर्यायवाची विलोम तत्सम तद्भव के आते हैं, वो वाले क्वेश्चन ज्यादा होंगे, वो मैं आपको अभी से बता रही हूँ। चलिए, अब यहाँ पर मेरे मन के मीत मनोहर, जो मतलब मेरे जो प्रियवर हैं वो मेरे जीवन साथी भी हैं, तो सीधी बात है, इसका कोई दूसरा मीनिंग ही नहीं निकल सकता, ये आपकी अभिधा शब्द शक्ति है। और यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, क्योंकि म म म म रिपीट हुआ है, मेरे मन के मीत मनोहर। ओके, क्लियर है सभी को? अनुप्रास अलंकार और अभिधा, रूपक अलंकार नहीं है। रूपक अलंकार क्यों होगा, किसी से किसी की तुलना की ही नहीं गई। अगला देखिए, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा था, कौन सी शब्द शक्ति है, फटाफट, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, यहां पर कौन सी शब्द शक्ति आएगी? जी अतुल, बिल्कुल सही कहा आपने, वृत्ति अनुप्रास था। वैसे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अनुप्रास अलंकार के जो 5 भेद हैं उनका भी मैं अलग से वीडियो आपके लिए बनाने जा रही हूँ, वो 5 या 6 मिनट का मैक्सिमम वीडियो होगा, जो आपके लिए यूजफुल बहुत होगा, ठीक है, उसको देखिएगा जरूर। हाँ जी, अब यहां पर फ्रेंड्स ये क्या है आपकी लोकोक्ति, क्या है आपकी लोकोक्ति, तो जहां पर भी आपका मुहावरे या लोकोक्ति आ जाए, मान के चलिए कि वहां पे आपकी लक्षण आएगी। ये होता है क्योंकि मुहावरे लोकोक्तियों को हर व्यक्ति समझ जाता है, ठीक है ना, कि क्या यार मेरे सर क्यों खा रहे हो। अब सर खाने का मतलब ये थोड़ा ना वाकई में आप ज़ॉम्बी की तरह मेरा सर खा जाओगे, लेकिन इसका मतलब यह है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, पास रह के परेशान कर रहे हो, बहुत बोल रहे हो, तो वो क्या आएगा आपका लक्षणा में। आगे देखिए, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, मैंने कहा जैसे साहित्य रामचंद्र शुक्ल जी के बिना पूरा नहीं होता ना, वैसे ही ग्रामर स्पेशली काव्य इस पंक्ति के बिना पूरा नहीं होता।
मतलब हर पेपर में ये पंक्ति आ ही जाती है, या तो वो उदित उदयगिरी मंच पर या फिर ये वाला, अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी। जल्दी से बता दीजिए सभी बच्चे। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी आइए, अभी तो प्रकार हमें प्रारंभ करने हैं। अभी तो सिर्फ हम अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों के बीच भेद करना सीख रहे हैं। एक बार आपको ये 6 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे इनके प्रकारों पर। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। एग्री करते मेरी बात से? मानवीकरण नहीं आएगा फ्रेंड्स, मानवीकरण होता, लेकिन सबसे पहले यहां पर है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, अंबर पनघट, आसमान को एक पनघट माना गया है, सांग रूपक है यहां पर, सांग रूपक अलंकार। ठीक है ना। अब जैसे आपने कहा मानवीकरण, बिल्कुल सही। अब जैसे आपने कहा था लहरें व्योम चूंती उठती में, उसमें भी आपने मानवीकरण कहा था। तो फ्रेंड्स कविता में तो मानवीकरण हर ओर से आ ही जाएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अनुप्रास अलंकार को आपको थोड़ा पीछे रखना है क्योंकि वो हर जगह आपको मिल जाएगा, उसी प्रकार मानवीकरण को भी थोड़ा पीछे रखकर पहले अगर रूपक वगैरह है तो उसे प्रेफरेंस दीजिए। ये काफी एक मतलब थोड़ी ये भी पहेली है, इसको भी हम अलंकार वाले सेशन में करेंगे, अगले हफ्ते हम अलंकार करते हैं डेफिनेटली। अब यहां पर आपका आएगा फ्रेंड्स लक्षणा। क्यों रूपक अलंकार है? कि अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी, कि सुबह के समय को वो कहते हैं कि जैसे सुबह के समय ये तारे खत्म होते जा रहे हैं और सुबह ऐसे होती जा रही है मानो एक सुंदर ये जो स्त्री है, ठीक है ना, वो अपने घड़े में पानी भरकर लेकर जा रही है कि तारों को। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अंबर को वैसे माना गया पनघट, तो इसलिए आपका लक्षणा है रूपक अलंकार में। आगे देखिए फिर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। ठीक है ना, आप सभी जानते हैं मीरा जी की पंक्तियां। कौन सी शब्द शक्ति आएगी यहां पर? फटाफट कौन सी शब्द शक्ति है फ्रेंड्स? और प्लीज अगर अभी तक आपको समझ में आया है एक बार प्यार से लाइक और शेयर कर दीजिए सारे बच्चे। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे सेशन में करने से आपको काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए टीचिंग परीक्षा को, क्योंकि तभी आप टॉपिक वाइज सेशन कर पाएंगे। आप जानते हैं हमारे पास इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, मैम डेली मॉक टेस्ट पेपर करवाइए डेली। मैंने कहा भाई अगर डेली मॉक टेस्ट पेपर करेंगे तो जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो कैसे समझेंगे। जैसे कि बहुत बच्चों का मैसेज आता है मैम काल करवा दीजिए, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, वो भी आपको करवाएंगे। ठीक है, अब यहां पर बिल्कुल सीधी पंक्तियां हैं, इसका कोई दूसरा मतलब निकल ही नहीं सकता, अभिधा शब्द शक्ति, एज सिंपल एज दैट। आगे देखिए फिर, मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। पहले तो अलंकार बताइए, अगर आपको अलंकार समझ में आ गया शब्द शक्ति आप ढूंढ ही लेंगे कि मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। फटाफट कौन सी शब्द शक्ति आ सकती है? ट्राई कीजिए जी। इसीलिए तो मैं तो आपको टॉपिक वाइज, फिर वही मानवीकरण नहीं है। मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, वो कह रहे हैं बगीचे में देखो कितनी कलियां इसकी सूख चुकी हैं, इसमें मानवीकरण कहां से? तो ये फ्रेंड्स बेसिकली आपका अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति, क्योंकि अन्योक्ति का मतलब होता है कि जो आपने लिखा हुआ है ना आपका वो मतलब नहीं है, आप कहना कुछ और चाह रहे हैं कि मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। तो वो जीवन का उदाहरण दे रहे हैं कि भाई जो जीवन है, जीवन में तो दुख आते ही रहते हैं, जीवन को देख लो कि भाई कितने दुखों से पार पाकर तुम यहाँ तक पहुंचे हो, तो जीवन में सुख दुख चलता रहता है। अब इसका ये मतलब भी हो सकता है कि बगीचे के फूल देखो कितने बार सूख चुके हैं फिर दोबारा उगाते हैं, ये जीवन के बारे में भी हो सकता है। ये आपकी परीक्षा की तैयारी में भी हो सकता है कि भाई जैसे कई बच्चे कह रहे थे कि मैम हमारा तीसरा अटेम्प्ट है, तो भाई पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारी विशेष है, तो वो चीज़ यहाँ पर भी प्रयुक्त होती है। तो इसके लिए सबके अपने अपने मतलब निकल सकते हैं, तो इसे हम व्यंजना में लेंगे। ओके, व्यंजना में तो अन्योक्ति अलंकार सदैव व्यंजना में आएगा, क्योंकि जो लिखा हुआ अर्थ है और जो छिपा हुआ अर्थ है कम से कम 2 मीनिंग तो होंगे ही होंगे। एग्री करते हैं? तो वैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको अलंकार बता देती हूँ। जब भी आपके पास आए रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, ठीक है ना, इन दोनों को हमेशा लक्षणा में लीजिएगा। श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और आपका अन्योक्ति अलंकार, ठीक है ना, ये आपके हमेशा व्यंजना में आएंगे। बाकी तो खैर अलंकार है उनके मीनिंग पे डिपेंड करता है कैसे कैसे, लेकिन ये तो श्योर ही हैं कि मानवीकरण और रूपक हमेशा ही लक्षणा में आएंगे।
ठीक है, आगे देखिए। फिर अब आ जाइए फिर से थ्योरी पर, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन फ्रेंड्स हमने इसलिए किए क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना तब एक्चुअल में हमें पता चलता है कि हाँ हम पहचान पा रहे हैं या नहीं पा रहे, ठीक है ना, वो एक मेन चीज़ है। अब पेपर में जो क्वेश्चन आया था जो हमने स्टार्टिंग में किया, ये वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, रूढ़ार्थ, लक्ष्यार्थ, ये क्या है? तो फ्रेंड्स जो शब्द शक्ति हैं 3, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इसमें जो शब्द का प्रयोग होता है, जैसे नवजीवन, सॉरी घनश्याम, घनश्याम एक अनेकार्थी शब्द है, वहां से हमें व्यंजना शब्द शक्ति का पता चलता है, तो उस शब्द को हम कहेंगे व्यंजक शब्द। व्यंजक शब्द जिसमें मतलब ध्वनि के आधार पे अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के शब्द को कहेंगे लक्ष्यक। अभिधा शब्द शक्ति के शब्द को कहेंगे वाचक। ये टेबल आपको याद होना चाहिए। फिर अभिधा में आते हैं वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, संकेतार्थ। लक्षणा शब्द शक्ति में आते हैं लक्ष्यार्थ, रूढ़ार्थ, आरोपितार्थ, कि किसी चीज पर किसका आरोप लगाया गया है, तुलना, रूपक, अलंकार। और व्यंजना में व्यंग्यार्थ और अन्यार्थ। ये टेबल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कह रहे हैं जैसे मैम यमक अभिधा में ही होगा, काफी हद तक होता है, काफी हद तक होता है, लेकिन उसे रट्टा मारने वाली बात नहीं है। जो चीज मैंने पीछे लिखी वो तो आप रट्टा भी मार सकते हैं क्योंकि वो तो 100% श्योर ही होना है, लेकिन जो चीज 100% श्योर नहीं है वो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी। ये देखिए मैंने कहा था कि बच्चे कह रहे हैं सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर। अब आते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो सबसे पहले आती है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा का मतलब क्या है? बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात, जो लिखा है वही उसका मतलब है। जैसे कि भाई मैंने सोने के गहने बनवाए थे, ठीक है, इसका कोई दूसरा मतलब निकल सकता है? नहीं, मैंने सोने के गहने बनवाए थे, एज सिंपल एज दैट। अब ये क्या है आपका अभिधा शब्द शक्ति। अब पेपर में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया था कि अभिधा शब्द शक्ति के प्रकार कितने होते हैं। तो वैसे तो फ्रेंड्स अभिधा शब्द शक्ति के प्रकार नहीं होते, लेकिन अभिधा शब्द शक्ति जिस शब्द से अर्थ ग्रहण करती है, जैसे कि यहाँ पर ये सोना, इसका मतलब स्लीपिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ गोल्ड है। तो जब ये जो शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है, उसके 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अब जैसे कहूं राम ने दशानन को मारा था, ये बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात है फ्रेंड्स, राम ने दशानन को मारा था। अब यहाँ पे जो दशानन है वो योगरूढ़ शब्द है कि 2 शब्दों को मिलाकर कोई तीसरा अर्थ। तो इसलिए अभिधा शब्द शक्ति जिन शब्दों से अर्थ ग्रहण करती है उनके 3 प्रकार हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। इस बात को सभी बच्चे ध्यान में रखिए क्योंकि पेपर में 3 प्रकार माने गए थे। ओके, अब अगला आता है व्यंजना। ये मैं पहले करवा लूं क्योंकि लक्षणा काफी ज्यादा बड़ा है। व्यंजना का मतलब क्या है? जैसे मैंने ये कहा मुझे सोना बहुत महंगा पड़ा। अब इसका आप क्या मतलब निकालेंगे फ्रेंड्स, बताइए। इस वाक्य का आप क्या मतलब निकालेंगे? एक मतलब निकालेंगे या ज्यादा मतलब निकालेंगे? जल्दी से देखिए कि मुझे सोना बहुत महंगा पड़ा। जल्दी से देखिए सारे बच्चे। जी, इसके कम से कम 2 अर्थ हैं। ये कि एक तो क्या है कि मुझे ये सोना, कि मैं इतनी देर तक सोती रही, वो सोना मुझे महंगा पड़ गया, कि मेरा क्या कहते हैं मैच छूट गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि ये कि मुझे ये चीज महंगी पड़ी, धातु महंगी पड़ी। तो जब एक बात के कम से कम 2 भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं तो वहां पर आपकी व्यंजना आएगी। ये आपकी व्यंजना शब्द शक्ति है, ठीक है, बिल्कुल सही। और उसी प्रकार अब व्यंजना शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? कौन सा बच्चा बताएगा? व्यंजना शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? फटाफट सभी बच्चे बताइए। भाई देखिए 1000 हो गए, थैंक यू सो मच। एक बार जल्दी से लाइक और शेयर। अच्छा, वैसे फ्रेंड्स आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, 23 जुलाई। आज चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है, ठीक है ना। तो उन जैसे जो महान देशभक्त थे उनको कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे ही जो लोग होते हैं वो देश का मान बढ़ाते हैं, देश का नाम बढ़ाते हैं और देश को आगे लेकर जाते हैं। तो हमारे भीतर भी, ठीक है ना, एक ऐसी भावना होनी चाहिए कि कुछ भी करके हमें किसी भी तरीके से, ठीक है ना, देश के लिए समर्पित रहना है, ठीक है। तो आज चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है। चलिए, अब यहां पर इसके 2 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स व्यंजना शब्द शक्ति के, देखिए। अच्छा, वैसे उससे पहले एक बार लक्षणा देख लीजिए। लक्षणा, अब लक्षणा क्या है फ्रेंड्स? लक्षणा यह है कि आपने बात इनडायरेक्ट वे में कही लेकिन सामने वाले ने आपकी बात समझ ली, ठीक है ना। आपको पता है कि आपने बात अप्रत्यक्ष रूप से कही है लेकिन सबने उसका एक अर्थ लिया। जैसे कि कहते हैं तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं, हालांकि यहाँ पे 4 बज रहे हैं, बट स्टिल हम कहते हैं ना तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं।
12 बजने का मतलब सारे लोग एक ही मतलब निकालेंगे कि तुम इतने चिंतित क्यों हो। तो वहां आपको पता है कि बात ये नहीं है, बात ये है, और सबने यही मतलब निकाला। सबने अगर अलग अलग मतलब निकाला होता तो व्यंजना होती, लेकिन सबने इस बात का एक ही मतलब निकाला, इसलिए ये लक्षणा है। उसी प्रकार मैं कहूं, अरे भाई ठीक है ना, देखो अब आया मैदान में शेर। वो शेर आया शेर, याद है वो गाना गली बॉय का, कि वो ये शेर आया शेर। तो शेर आने का मतलब है कि कोई वीर या बहादुर व्यक्ति आया है। ओके, तो देखिए हिंदी में कंसेप्ट ही नहीं पता है। तो संजू जी हिंदी में कौन सा कंसेप्ट नहीं पता है बताइए। अच्छा, वो कह रहे हैं प्रश्न करवाइए, अभी इतने सारे प्रश्न किए तो थे फ्रेंड्स, ठीक है ना। वो कह रहे हैं तब समझ में आएगा, इतने सारे प्रश्न मुझे लगता है अभी अभी आई हैं। ओके, तो ये आपका लक्षणा शब्द शक्ति है। अब जैसे मैंने आपको कहा, अब प्रकार, अभिधा शब्द शक्ति का मैंने आपको बताया था, जो सीधी बात होती है उसमें 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़, ठीक है ना, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जिनको 2 भागों में बांट नहीं सकते, जैसे कलम, कमीज, ठीक है ना, पत्ता, घोड़ा, घर। उसी प्रकार यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो 2 शब्दों को मिलाकर बनते हैं, जैसे चिकित्सालय कि चिकित्सा के लिए आलय, सब्जी वाला, ठीक है ना, वरमाला वर के लिए माला, ये यौगिक। और जो योग रूढ़ शब्द होते हैं, जैसे कि पंकज, पंक में जन्मा अर्थात कमल, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी, ललाटाक्ष, ललाट पर अक्षी है जिनके, ललाट मतलब होता है माथा, तो ललाट पर अक्षी है जिनके अर्थात शिव जी। तो ये क्या है, योगरूढ़ शब्द। तो जैसे भाई कहते हैं कि सावन का महीना तो ललाटाक्ष जी का है, ठीक है ना, तो ललाटाक्ष का मतलब शिव जी ही हैं, तो वो अभिधा शब्द शक्ति में ही आएगा, ठीक है, जैसे बहुव्रीहि समास में होता है। उसी प्रकार फिर अब जैसे ये है, उदाहरण देखिए, सोई कबीरा पीर है जो जाने पर पीर। तो यहाँ पर सारे रूढ़ शब्द हैं, इनको आपको शब्द को तोड़ना नहीं पड़ेगा अर्थ जानने के लिए। यहाँ पर आपके यमक अलंकार भी है कि वही व्यक्ति पीर पुरुष है, मतलब महान पुरुष है, जो कि दूसरों की पीड़ा को समझता है। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ, दशानन एक महान शिव भक्त थे, दशानन, यहाँ पे योगरूढ़ शब्द है कि रावण एक महान शिव भक्त थे। फिर बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, याद है माधुर्य गुण में पढ़ा था। यहाँ पे बतरस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बतरस का मतलब होता है बातों, बातों में रस, यानी कि आनंद, कि आपको किसी से बात करने में जो आनंद आ रहा है। जैसे गोपियां, वो कह रहे हैं कि जो गोपियां हैं वो कृष्ण जी की मुरली को जानबूझ के छिपा देती थी कि उसे ढूंढने के बहाने से कृष्ण जी उनसे बात करें। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, तो ये क्या था आपका यौगिक शब्द। तो यही होता है आपका अभिधा शब्द शक्ति में, बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात जिसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। ओके, बिल्कुल। आगे देखिए, फिर व्यंजना में हमने क्या पढ़ा था, व्यंजना का मतलब है कि एक बात के कितने भी सारे मतलब निकल सकते हैं, सारे अपने अपने मतलब से उसका अर्थ निकाल रहे हैं। तो इसमें आपके 2 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। ध्यान से देखिएगा, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। वैसे तो शाब्दी व्यंजना के भी 2 प्रकार होते हैं, लक्षणामूला और अभिधामूला। जो प्रॉपर वाले अनेकार्थी शब्द हैं वो अभिधामूला में आते हैं, लेकिन इतने डीप में मत जाइए, 9th-10th तक के लिए आपका इतना पर्याप्त है। इतने को भी अगर आप कर लेंगे, मोर देन सफिशिएंट। खैर इतना डीप आपको पीआरटी में, सिर्फ पीआरटी में पूछा जा सकता है कि प्रकार कितने, लेकिन डिटेल में आपसे 9th to 10th में ही पूछा जाएगा। अब शाब्दी व्यंजना क्या है फ्रेंड्स, जहाँ पे शब्दों से आ रहा है, शब्द अनेकार्थी हैं जिसके कारण मतलब अलग अलग निकल रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई वो था वो वृषभानु, जब श्लेष अलंकार वाला, जैसे कि वो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। अब पानी के 3 अर्थ निकल रहे थे। उसी प्रकार बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई, तो गुण, गुण का मतलब रस्सी भी था और विशेषता भी था। तो जहाँ पे शब्द के होने से, अनेकार्थी शब्द होने से व्यंजना उत्पन्न हो रही है, वो शाब्दी व्यंजना। और जहाँ पे अनेकार्थी शब्द नहीं है, जैसे कि वो था कि आंचल में है दूध और आंखों में पानी, तो यहाँ पे शब्द अनेक नहीं, ये शब्द एकार्थी हैं। दूध का मतलब वही है, आंचल का मतलब वही है, लेकिन हम उसका अर्थ निकाल अलग रहे हैं, तो वो आपकी आर्थी व्यंजना। तो यहाँ पे अनेकार्थी शब्द का नहीं, यहाँ पे अर्थ हम खुद से अलग अलग निकालते हैं। ओके, वो कह रहे हैं पीजीटी टीजीटा तक बताइए। तो ये जो हम कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये आपका पीजीटी एंड टीजीटी, ये दोनों के लिए है। ये आपको पीआरटी में नहीं आने वाला, ये आपको टीजीटी और पीजीटी में ही आएगा, ठीक है।
जी बिल्कुल, आपने कहा था ट्रीट 2 में आया था, वही मैं बता रही हूँ कि ये दो प्रकार, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, कि जहाँ पे अनेकार्थी शब्द हैं कि अगर उस शब्द को हटा दिया तो फिर व्यंजना खत्म हो जाएगी। कि जैसे अगर वो रहीमन पानी राखिए, तो वहां पे मैं पानी की जगह जल लिख दूं, रहीमन जल राखिए जल बिन सब सून, ठीक है ना। ये जल गए ना उबरे मोती मानुष चून, तो वहां पे शब्द के हटने से व्यंजना भी समाप्त हो जाएगी, तो वहां पे शब्द का महत्व है, तो इसलिए शाब्दी व्यंजना। लेकिन जैसे मैंने कहा, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, अब यहाँ पे मैं शब्द परिवर्तित कर सकती हूँ, आंचल में है दुग्ध और आंखों में नीर। अगर मैंने शब्द बदल भी दिया तब भी व्यंजना बनी रही, क्योंकि वहां पे अर्थ महत्वपूर्ण था, शब्द महत्वपूर्ण नहीं था। तो बस ये चीज आपको याद रखनी है कि जहाँ पे शब्द बदलने से व्यंजना खत्म हो गई वहां पे शाब्दी व्यंजना, जहाँ पे शब्द बदल भी जाए लेकिन अर्थ महत्वपूर्ण है वहां पर आपका आर्थी व्यंजना। जैसे शब्दालंकार और अर्थालंकार में होता है, वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ये था कि चिर जीवो जुरो जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिके ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। अब वृष भानुजा, ठीक है ना, एक तो है वृषभ की अनुजा, तो ये क्या है आपकी बैल की बहन गाय, और एक है वृषभान की पुत्री, ठीक है ना, राधा जी। तो एक शब्द के अब वृषभान की जगह, वृषभानुजा की जगह अगर मैं श्यामा लिख दूं तो, बल्कि श्यामा भी क्या, श्यामा के भी अनेक अर्थ हो जाएंगे। अगर मैं वो लिख दूं, राधा लिख दूं, तो अगर इसकी जगह मैंने राधा लिख दिया तो व्यंजना समाप्त हो जाएगी, फिर एक ही मतलब निकलेगा, तो यहाँ पे शाब्दी व्यंजना है। ओके, बाकी जैसे ये था घनश्याम, फिर हरि, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक, हरि का मतलब बंदर भी होता है, ईश्वर भी होता है, तो ये सारे क्या हैं आपके शाब्दी व्यंजना, क्योंकि इसमें अनेकार्थी शब्द हैं, शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार अब ये लक्षणामूला में भी जैसे वही है कि उदाहरण देख लीजिए, ये भी शाब्दी व्यंजना ही है कि फली सकल मनोकामना। अब जो मनोकामना होती है वो फलती थोड़ी ना, फलने का मतलब है पूर्ण होना, तो ये भी बेसिकली आपकी शाब्दी व्यंजना में ही आएगी कि लुटियो अगणित चैन, कि मेरा चैन लूट लिया। चैन लूटने का मतलब ये है कि मतलब मेरा चैन मुझे व्याकुल कर दिया, उस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट में आता है आपका आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना का मतलब क्या है कि जहाँ पे अर्थ कई कई निकल सकते हैं, जैसे कि जब जब पनघट जाऊं सखी रीवा जमुना के तीर, भरी भरी जमुना उमड़ चलती है इन नैनन के नीर, कि आंखों में यमुना बह रही है, इसका मतलब कि आंखों से आंसू आ रहे हैं, अब वो चाहे प्रेम के हों, चाहे खुशी के हों, चाहे दुख के हों, ठीक है ना, वो किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर अब जैसे ये था सागर तीर मीन तरफत है हुलसी होत जलपीन, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं समंदर किनारे, समंदर किनारे मछली तड़प रही है, समंदर किनारे मछली तड़पे, तो व्यंजना बनी रहेगी कि चाहे ये पंक्ति है चाहे ये पंक्ति है, शब्द मैंने बदल दिए लेकिन व्यंजना बनी रही। इसके भी अनेक अर्थ निकल सकते हैं, इसके भी अनेक अर्थ निकल सकते हैं। ये है आपकी आर्थी व्यंजना, क्योंकि इसमें शब्दों का महत्व है ही नहीं, यहाँ पे अर्थ का महत्व है, ठीक है। तो ये मैं जानती हूँ बाकी क्वेश्चंस करने से ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन पहले बताना तो है ना कि आर्थी व्यंजना पहचाननी कैसे है। और फाइनली आते हैं लक्षणा शब्द शक्ति पर फ्रेंड्स, ये थ्योरी का लास्ट पार्ट है। लक्षणा शब्द शक्ति का मतलब क्या था, इनडायरेक्ट बात का सबके लिए सेम मीनिंग। क्या है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बात का सबके लिए समान अर्थ। अगर आपको और कुछ याद नहीं होता, एटलीस्ट आप ये वाली पंक्ति याद कर सकते हैं फ्रेंड्स, कि बात इनडायरेक्टली कही गई है लेकिन सबने समझ ली एक ही अर्थ में, ठीक है। तो अब जैसे कि ये था कि अरे मेरी बेटी तो गाय है, जैसा आपने उदाहरण दिया, तो मेरी बेटी तो गाय है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बेटी पर गाय का आरोप लगाया गया है कि गाय की तरह वो बहुत ही सीधी भोली भाली है, ठीक है। तो ये क्या है आपका लक्षणा शब्द शक्ति। अब वैसे तो लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य रूप से केवल दो ही प्रकार होते हैं, ठीक है ना, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा, रूढ़ियां क्या होते हैं, हम कहते हैं ना ये बहुत ही रूढ़िवादी सोच है। रूढ़ा लक्षणा क्या होता है फ्रेंड्स, जो बहुत ही लोक प्रसिद्ध अर्थ है, जैसे मुहावरे लोकोक्तियां। मुहावरे लोकोक्तियां आपके इसके अंतर्गत आएंगे कि जो चीज़ बहुत पहले से चलती आ रही है, बहुत पहले से लोग वो कहते हैं, जैसे कि अरे अरे मेरे तो पेट में आग लगी पड़ी है,
तो पेट में आग लगने का मतलब है कि वो था ना, आगी बड़वाग्नि ते बड़ी है आगी पेट की, कि समंदर की आग इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि पेट की आग है, यानी कि भूख। तो वो इनडायरेक्ट बात थी, क्योंकि पेट में आग नहीं लगी होती, भूख लग रही होती है। तो वो तुलसीदास जी के ज़माने की बात है, तो वो पहले से चलता रहा है, मुहावरे लोकोक्तियाँ, तो वो रूढ़ा लक्षणा में आएगा। लेकिन अगर किसी विशेष प्रयोजन से मैंने कोई शब्द यूज़ किया है तो वो प्रयोजनवती में आएगा। जैसे कि अरे भाई अब तो ठीक है ना, आईपीएल में इस बार तो लाल जर्सी ही जीतेगी या पीली जर्सी ही जीतेगी। तो अब आईपीएल में पीली जर्सी जीतने का मतलब क्या है? पीली जर्सी जीतने का मतलब है सीएसके। लाल जर्सी जीतने का मतलब जैसे कि पंजाब, ठीक है ना, फिर नीली जर्सी वो तो 2-3 टीम्स की है। तो इसलिए वो क्या है, प्रयोजनवती, वो पहले से चलता नहीं आ रहा। अगर आज सीएसके अपने ये जर्सी का रंग चेंज कर दे तो मैं वो रंग कह दूंगी। तो ये पुराने समय से चलता नहीं आ रहा, ये विशेष अर्थ के कारण हम बोल रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार अब अगली जो चीज़, अब फ्रेंड्स वैसे तो ये बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन अगर आप केवल ये दो और ये दो, इतना भी कर लेंगे टीजीटी तक, इतना भी पर्याप्त है। ये देखिए टीजीटी, टीजीटी के लेवल तक ये 4 प्रकार भी पर्याप्त हैं। हालांकि फिर भी अगर आप देखना चाहें कि शुद्धा लक्षणा में उपादान और लक्षण लक्षणा होता है, ठीक है ना, गौणी में सारोप और साध्य अवसाना होता है, टोटली योर चॉइस। लेकिन अगर इतना भी कर लेंगे मोर देन सफिशिएंट है। तो शुद्धा और गौणी का मतलब क्या होता है, ये कल मैंने टेलीग्राम पर क्वेश्चन दिया था और बच्चों ने ऐसे ये ठीक है ना नीचे वाला थंब दिया था कि नहीं मैम ये गलत है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, शुद्धा लक्षणा और गौणी लक्षणा, गौणी लक्षणा का मतलब होता है जहां पर तुलना आ जाए, तुलना से संबंधित, यानी कि जैसे रूपक अलंकार कि जलता है यह जीवन पतंग, अभी हमने किया ना, तो पतंग सूर्य की भांति जीवन जल रहा है, तो जीवन को सूर्य माना गया है, तुलना है, ये आपका आएगा गौणी लक्षणा में। और अगर तुलना से संबंधित नहीं है तो शुद्धा में आ जाएगा, काम खत्म, ठीक है। जहां पे तुलना से संबंधित नहीं है वहां पे शुद्धा लक्षणा आ जाएगा। तो बस इतना सा याद रखना, इसके अलावा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल नीचे वाले को छोड़ ही दीजिए, आप सिर्फ इतने पर फोकस कीजिए, इतने पर पहले फोकस कीजिए। यहां तक अगर आपने कर लिया तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। आप हेल्प नहीं करोगे क्या, किस चीज में हेल्प चाहिए भाई बताइए। खैर अब जैसे गौणी लक्षणा का मैंने बताया कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, रूपक अलंकार था ना। फिर खोता कुछ भी नहीं यहां पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जिल्द बदलती पोथी, इसका मतलब क्या है कि जो जैसे शरीर है, यहां पे जिल्द का मतलब है शरीर, जिल्द बदली पोथी की पोथी यानी कि आत्मा, कि बुक वही थी बस उसका कवर चेंज हो गया, कि आत्मा तो वही थी बस उसका कवर चेंज हो गया। तो यहां पे तुलना ही है, तो ये क्या है आपका गौणी लक्षणा, ठीक है। और उसी प्रकार जो दूसरी चीजें यहां पे तुलना नहीं है, जैसे कि मेरे सर पर क्यों बैठे हो, अब सर पे बैठने का मतलब जो है, ठीक है ना, वो आपका तुलना नहीं है ना फ्रेंड्स, वो तो सिर्फ एक बना दिया। जैसे कि वो था खेत रहना, आपको याद है ना खेत रहना, कितने बच्चों को पता है खेत रहना एक मुहावरा और इसका अर्थ क्या है, जरा जल्दी से बताएंगे प्लीज। खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है, जल्दी जल्दी बताइए। बस फिर हम फ्रेंड्स क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल सही, शहीद होना, खेत रहने का मतलब है शहीद होना। अब खेत और शहीद का क्या कंपैरिजन है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे तुलना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वैसी मिलती जुलती बात है। उसी प्रकार मेरे सर पे क्यों बैठे हो, इसका मतलब है कि भाई मेरे पास रहकर परेशान क्यों कर रहे हो, तो ये कोई तुलना नहीं है, ये बात को इनडायरेक्ट वे में कहा गया है, तो ये आपका शुद्धा लक्षणा में आएगा। तो जहाँ पे तुलना नहीं है वहाँ पे शुद्धा लक्षणा, जहाँ पे तुलना है वहाँ पर गौणी लक्षणा। तो ये हैं आपके 4 प्रकार, अगर आप अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को, और बाकी जब आप क्वेश्चंस करेंगे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए फिर फाइनली थ्योरी यहाँ पर होती है समाप्त, और अब होते हैं प्रारंभ आपके प्रश्न, आपके फेवरेट प्रश्न। चलिए एक बार जल्दी से लाइक और शेयर। और पहला क्वेश्चन, हंस उठते पल में आर्द्र नयन धुल जाता होंठों से विषाद। अब इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, पंक्तियां कठिन नहीं है, ध्यान से पढ़िए एक बार। हंस उठते पल में आर्द्र नयन धुल जाता होंठों से विषाद, ट्राई कीजिए। हिमांशु जी लीजिए, आपने कहा क्वेश्चंस आ गए हैं, लेकिन हमें थ्योरी तो करवानी थी ना। तो फ्रेंड्स ये मैं आगे के लिए भी बता रही हूँ, जिन भी बच्चों को अगर दोबारा शब्द शक्ति में कोई भी समस्या हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
23 तारीख है, नोट कर लीजिए। वो वाला सेशन अगर आप दोबारा से देखेंगे, ये सेशन शब्द शक्ति पूरी की पूरी आपकी कवर हो जाएगी, एक एक चीज। हाँ जी, तो कौन सी आएगी फ्रेंड्स? हंस उठते पल में आर्द्र नयन। अब जो आंखें हैं क्या वो हंसती हैं? ठीक है ना, आंखें हंसती हैं क्या? नहीं। मतलब आंखों में, मतलब अगर जैसे आंखें खुली हों तो वो तो हैरानी वाली भी होती हैं, वो कभी कभी खुशी वाली भी होती हैं। और आर्द्र मतलब होता है गीला। अब जो गीले नयन हैं, ठीक है ना, वो खुशी के मारे भी हो सकते हैं, दुख के मारे भी। और धुल जाता होंठों से विषाद। विषाद मतलब होता है दुख। तो आपके होंठों पे दुख भरा हुआ है क्या? नहीं ना। तो ये केवल एक तुलना की गई है, तो ये आपका लक्षणा में आएगा। ठीक है, और ये क्या है आपका? अच्छा, अब सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे गौणी लक्षणा है या शुद्धा लक्षणा है, प्लीज जल्दी से। गौणी लक्षणा है या शुद्धा लक्षणा है, जल्दी जल्दी बताइए, तभी क्लियर होगा आपको। देखिए फिर गलत। गौणी लक्षणा कैसे? यहाँ पे तुलना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जैसे कहते हैं ना रूड़ा, कि आपके होंठों से गम धुल जाएगा, तो यहाँ पे कोई तुलना नहीं हो रही है। यहाँ पर आपकी शुद्धा लक्षणा है भाई, शुद्धा लक्षणा। काहे गलती की? ओके, शुद्धा लक्षणा थी ये, गौणी नहीं। गौणी में तुलना होती है। आगे देखिए, तो जैसे अच्छा ये पंक्ति फ्रेंड्स, ये आपकी महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां हैं, जरा देखेंगे। हंस उठते पल में आर्द्र नयन, धुल जाता होंठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्वार, जो तुम आ जाते एक बार। तो बहुत ही प्यारी कविता है ये। ठीक है, आगे देखिए। उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। कामायनी की पंक्तियां हैं, जल्दी से बता दीजिए कौन सी शब्द शक्ति है? उधर पराजित काल रात्रि भी, जो काल रात्रि है, रात, रात हार गई। अब रात कोई इंसान है जो हार जाएगी? तो इसका मतलब क्या है? पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई, कि जो रात हार गई थी वो जल में डूब गई। रात जल में डूब थोड़ी ना जाती है। इसका मतलब है कि रात जो है वो अब समाप्त हो रही है और जो सुबह का समय है वो आ रहा है। तो ये क्या है? आपकी इनडायरेक्ट वे में बात है जो सबके लिए समान है। ये आएगी आपकी लक्षणा में, दैट्स इट। ठीक है, और ये भी शुद्धा लक्षण आएगी फ्रेंड्स। आगे देखिए। प्रात हो कि रात हो, संग हो ना साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। बताइए कौन सी यहाँ पे शक्ति है? ठीक है, प्रात हो कि रात हो, संग हो ना साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। तो ये जो लय होती है ना, ये कविता में सबसे प्रमुख होती है। अगर लय नहीं है फिर तो गद्यांश और पद्यांश में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। सभी बच्चे अभिधा, वेरी गुड, क्योंकि इसका कोई दूसरा मतलब है ही नहीं कि अगर आपके साथ चाहे कोई भी कंपनी नहीं है, चाहे सुबह है चाहे रात है, कोई भी समय है, आपको निरंतर आगे बढ़ना है। जैसे सूर्य किसी की परवाह किए चाहे उस पर ग्रहण भी लग जाए, वो अपनी गति से चलता रहेगा। ठीक है ना, और चांद, चांद पे चाहे जितने बादल आ जाएं वो अपनी गति से बढ़ता ही रहेगा। तो बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात, अभिधा शब्द शक्ति। आगे देखिए। सागर तीर मीन तरफत है, हुलसी होत जलपीन। ये तो हमने पीछे ही किया है, जल्दी से बताइए। और प्रकार भी बताइएगा, कौन सी शब्द शक्ति है, उसका प्रकार कौन सा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जल्दी से। सागर तीर मीन तरफत है, व्यंजना, वेरी गुड। और व्यंजना का प्रकार कौन सा है? शाब्दी है या आर्थी है? जल्दी से बताइए। व्यंजना होगी। अरे रूपक अलंकार कहां से आ गया? विशेषोक्ति है, सागर तीर मीन तरफत है, नहीं तो नियोक्ति ले लीजिए, शाब्दी नहीं है फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं समंदर किनारे मछली तड़पे, अभी मैंने लिख के बताया था कि यहाँ पे आर्थी व्यंजना है। यहाँ पे आप मीन को मछली कर दीजिए, मत्स्य कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शब्दों का महत्व ही नहीं है। कि सागर की जगह समंदर लिख दीजिए, समंदर तीर मीन तरफत है, तीर की जगह किनारा लिख दीजिए, समंदर किनारे मछली तड़पे, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो आर्थी व्यंजना है आपकी। आगे। भूषण बिनु ना बिराजई, कविता वनिता मिथ। भूषण बिनु ना विराजई, कविता वनिता मिथ, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? सभी बच्चे ट्राई करेंगे प्लीज। और भाई आज तो बहुत सारे बच्चे बाद में हैं, लेकिन कल
कल ग्रामर का मॉक टेस्ट पेपर है जिसमें हर विषय से प्रश्न होंगे, तो कल का सेशन कोई मिस नहीं करेगा। कल ग्रामर का मॉक टेस्ट पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अब भूषण बिनु ना बिराजई। अब भूषण का मतलब क्या है कि कविता, कविता का मतलब, कविता में ठीक है ना, भूषण का मतलब है अलंकार, कि जब तक कविता में अलंकार नहीं होंगे, आभूषण मतलब होता है ना, अलंकार का मतलब आभूषण ही होता है, तो तब तक कविता सुंदर नहीं लगेगी। उसी प्रकार वनिता, वनिता का मतलब होता है स्त्री, कि जो स्त्री है वो भी बिना आभूषणों के सुंदर नहीं लगेगी। और मित्र मतलब होता है मित्र, कि जो मित्र है वो भी गुणों के बिना, भूषण का मतलब है कि मित्र, कि सही ये गुणों वाले मित्र के बिना वो भी सही नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक शब्द के 3 संदर्भ में अर्थ थे, तो व्यंजना, और वो भी शाब्दी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना। क्योंकि अगर मैंने भूषण की जगह ठीक है ना एक स्पेसिफिक वर्ड लिख दिया होता जो अनेकार्थी ना होता, तो फिर चेंज हो जाता। शाब्दी व्यंजना, श्लेष अलंकार है फ्रेंड्स, यहाँ पे श्लेष अलंकार, समझ में आया। और श्लेष अलंकार में अधिकतर शाब्दी व्यंजना ही होती है। आगे देखिए, फिर अपने लड़के को काना कौन कहता है? अब इसमें कौन सी शब्द शक्ति है बताइए जरा, कि अपने लड़के को काना कौन कहता है? जल्दी जल्दी। और कम से कम 6 क्वेश्चन तो हो गए, कम से कम 10 क्वेश्चन तो हम करके जाएंगे फ्रेंड्स। 10 से कम क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब भी हम 10 क्वेश्चन करें, तो कम से कम ये तो लगे ना कि हाँ भाई 20 क्वेश्चन कर लिए, जो रही सही कसर है वो कल मॉक टेस्ट पेपर में पूरी हो जाएगी। जी, अपने लड़के को काना कौन कहता है, इसका मतलब जैसे वो था ना कि कुम्हार तो अपना ही घड़ा चलाता है, कि अपनी चीज किसी को बुरी नहीं लगती, अपनी चीज सबको भली लगती है। ये लोकोक्ति है फ्रेंड्स। और जो लोकोक्ति होती है ठीक है ना, वो हमेशा आपकी लक्षणा में आती है, रूढ़ा लक्षणा। ओके, क्या आएगी? रूढ़ा लक्षणा। आगे देखिए, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिले कोई, सुना है ना सबने, जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। कौन सी शब्द शक्ति आएगी सारे बच्चे? और आगे से जानते फ्रेंड्स, व्याकरण तो ना आप यूं ही बैठे बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप पूरे दिन थक गए हैं, बहुत पढ़ लिया है, लेटे हुए हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे आपने देखा ना वो कोई गाना आता रहता है या फिर वो ये शायरी आती रहती है, कोई भी आपने पोएम की लाइनें पढ़ी, फिर सोचा इसका क्या मतलब है, डायरेक्ट मीनिंग है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीनिंग है तो अभिधा होना चाहिए। तो ये हिंदी व्याकरण तो आपके चारों ओर फैली हुई है। ठीक है ना, इस चीज को समझिए। तो यहाँ पर बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिला कोई, कि बुरे व्यक्ति को देखने में चला था लेकिन मुझे कोई बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने खुद को देखा तो सबसे ज़्यादा बुराइयां मुझे अपने में ही मिली। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है, ये आपका अभिधा में ही आएगा। ओके, आर्थी व्यंजन नहीं है फ्रेंड्स। बुरा जो देखन मैं चला, कि अगर आपने दुनिया भर में बुराई ढूंढ ली कि कौन सबसे ज़्यादा बुरा है, लेकिन जैसे जैसे कहते हैं ना कि खुद में छांटेंगे, तो वो कहते हैं ना कि आप ही की नज़र होती है जो सामने वाले को अच्छा या बुरा बनाती है। अगर आपने व्यक्ति को समझ लिया तो आपको कोई भी बुरा नहीं लगेगा, अगर आपने किसी को नहीं समझा तो आपको अच्छा व्यक्ति भी बुरा ही लगेगा। तो सारी आपकी नज़रों की सोच की बात है। ठीक है, तो अभिधा। आगे, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुरगान। कौन सी शब्द शक्ति है? बहुत सिंपल, कोयल सी तेरी बोली। ओहो हो, कोयल सी तेरी बोली, इसको हम क्या कहेंगे? वैसे इसको अभिधा कहा जा सकता है, क्योंकि कोयल जो है जनरली वो आपकी मतलब मीठी बोली के लिए जानी जाती है। तो कोयल सी तेरी बोली, इसको आप अभिधा में ले सकते हैं। ओके, नहीं, और हंसने वाली बात नहीं फ्रेंड्स, जो चीज़ आपके मन में आती है लिख दीजिए, जो भी वाक्य आपके मन में आता है लिख दीजिए, कोई बात नहीं, चाहे वो किसी गाने की ही पंक्तियां क्यों ना हो, क्योंकि जितनी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे हमारे डाउट्स उतने क्लियर होते रहेंगे। ओके जी, तो अब यहाँ पर लक्षणा आएगी बिल्कुल, क्योंकि सागर के उर पर नाच नाच, मानवीकरण अलंकार, कि जो लहरें हैं वो सागर की छाती पर चढ़कर नाच रही हैं। इसका मतलब यह है कि समंदर में लहरें ऊंची उठ रही हैं, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे कोई तुलना नहीं है, तो यहाँ पर आपकी एक तो आएगी प्रयोजनवती लक्षणा और एक आएगी आपकी शुद्धा लक्षणा। ओके, आगे देखिए, बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवा सा जल रहा। कौन सी शब्द शक्ति है? फटाफट। वो प्रेम रतन धन पायो। देखिए गाने याद आ गए सारे। तो वही तो मैं कह रही हूँ फ्रेंड्स, हिंदी ग्रामर पढ़ने में तो कितना मजा आता है, फन होता है। ठीक है ना? हाँ जी, बरसा रहा है रवि अनल। अब जो सूरज है वो आग बरसा रहा है। एक्चुअल में जो सूरज है वहां से आग बरस रही है क्या? नहीं ना, इसका मतलब होता है कि बहुत गर्मी पड़ रही है। और भूतल तवा सा जल रहा, चलिए ये अभिधा है, लेकिन ये आपकी लक्षणा ही आएगी।
सब जानते हैं कि सूरज के आग बरसाने का मतलब है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, सिंपल सी बात। आगे देखिए, वह पूर्ण चंद्र उगा है या किसी सुंदरी का मुखड़ा, कौन सी शब्द शक्ति है? वह पूर्ण चंद्र उगा है या किसी सुंदरी का मुखड़ा, ये आज का अंतिम प्रश्न, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो फिर कहते हैं ना अति हर चीज की बुरी होती है। वो इस पे तो बहुत अच्छा नॉवल भी है फ्रेंड्स, आपने पढ़ा वो शिवा ट्रायोलॉजी। शिवा ट्रायोलॉजी में कहा गया कि जैसे अमृत है, वो आपको पता है ना वो सरस्वती नदी जी नीचे बहती हैं, उसे छुपा दिया गया था, तो उसकी जो स्टोरी वगैरह, मतलब शिवा ट्रायोलॉजी बहुत ही अच्छा नॉवल है, मतलब मजा आ जाता है उसे पढ़ के कि कैसे रियलिटी को और फिक्शन को जोड़कर कितने अच्छे, मतलब उसके 3 पार्ट्स बनाए गए हैं। तो उसमें भी यही था कि अति, कि अमृत भी जो था कि लोग पहले अमृत बनाते रहते थे, उसे पीते रहते थे, अमर होते रहते थे, लेकिन फिर वो चीज़ नुकसानदायक होने लगी। तो यहाँ पर आएगी फ्रेंड्स अभिधा, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा मतलब है ही नहीं। वो कहते हैं ये पूरा चांद निकला है या ये कोई सुंदर चेहरा है, तो दोनों चीजें स्पष्ट रूप से दे दी। संदेह अलंकार, संदेह अलंकार है ये आपकी अभिधा में ही आएगा। ओके, चलिए फिर तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपको शब्द शक्ति का सारा ना सही कुछ चीजें तो याद हो ही गई होंगी ना। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करते करते हम तैयारी कर लेंगे। बाकी देश की सेना ने अपनी कमर कस ली, इसमें कौन सी शब्द शक्ति आएगी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वैसे टीचिंग परीक्षा के सभी कोर्सेज पर 65% डिस्काउंट है, ठीक है ना। लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्दी उठाइए, कूपन कोड है लक्ष्य 65। चलिए फिर मिलते हैं आपसे पेड बैच वाले बच्चों से शाम को 5 बजे, जहां पर हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे मॉक टेस्ट पेपर, और जो बाकी बच्चे हैं उनसे मिलते हैं कल दोपहर को 3 बजे मॉक टेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।